ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब सबसे पहले मैं आपको रीकैप दूंगी मॉड्यूल 9 का। Hold on, let me see the module 9. Okay, 10. Just give me a moment. My module 9 full. Hold on. Ten. Now I'm so sorry. Let me open this module. फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। आप लोगों के पास पहले ही मॉड्यूल 9 मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से खोल, ये मॉड्यूल 9 खुल गया। राइट, ठीक है, खुल गया। अच्छा, ठीक, ले लीजिए, मैं शेयर करने लगी हूँ। ठीक, फिर ये वाला मॉड्यूल पीपल हम कर चुके, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसका रीकैप आपको दे रही हूँ। मॉड्यूल 9 में हमने रूटीन रिक्वेस्ट्स की, ठीक है। अब आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि रूटीन रिक्वेस्ट के पार्ट्स कौन से होते हैं। अब ये बिजनेस मैसेज है, मैंने आपको ईमेल और लेटर्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। रूटीन रिक्वेस्ट वो है जिसमें के कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आप दे रहे, आप एक न्यूट्रल न्यूज दे रहे हैं जिससे कि किसी को कोई मसला नहीं हो सकता, ठीक है। सो एक न्यूट्रल या पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं और ये रूटीन रिक्वेस्ट है। और इसके पार्ट्स आपको आने चाहिए और बेटा इसके टाइप्स आपको आने चाहिए। ओके, टाइप्स, देयर आर 3 types of routine messages. 1, information and action. 2, asking for recommendation. 3, making claims and request. ये इसके 3 टाइप्स हैं। फिर आपको ये चीज अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि इसका जो है वो पार्ट्स कौन से होते हैं। रूटीन रिक्वेस्ट हमेशा जो है वो उसका पैटर्न जो है वो होता है डायरेक्ट पैटर्न यूज करते हैं और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आप रिक्वेस्ट कर देंगे और उसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेंगे, कॉर्डियली रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब पोलाइट, बट रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। और दूसरे में डिटेल्स देंगे दूसरे पैराग्राफ में, और आखिरी पैराग्राफ में आप एक फाइनल स्पेसिफिक एक्शन, यूजुअली इट्स अ डेडलाइन, जिसको कि आप लिखेंगे। ठीक हो गया। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, तो 3 टाइप्स और 3 पार्ट्स आने चाहिए। हर पार्ट की एग्जाम्पल करवाई है, हर टाइप की एग्जाम्पल मैंने करवाई है, बिकॉज ऑल 3 पार्ट्स आर इन ऑल 3 टाइप्स, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स जो हैं उसी के हिसाब से आप इन तीनों टाइप्स में मैसेजेस लिखें। अब पहला जो मैंने आपको टाइप बताई है वो क्या है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, और मैं आपको क्लास में भी अच्छी तरह बता सकती हूँ क्या, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जो है ये गिवन है आपके उसके पार्ट्स, ठीक है। उसके पार्ट्स की बड़ी डिटेल्स बनाई लिखी हुई है, ये आपको आनी चाहिए। बेहतर ये कि आप लिख लें, यहाँ से लिख लें, इसमें ज्यादा डिटेल है, लेकिन तीनों पार्ट्स के बारे में आप अपने रजिस्टर में भी लिखें और मैं फाइनल एग्जाम में आपको पार्ट्स का सवाल दे सकती हूँ। टाइप्स, आपको मैं टाइप्स का सवाल दे सकती हूँ, ठीक है। और बाकी टाइप्स के अंदर भी उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब पहला जो टाइप था वो क्या था, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको ये ईमेल कराई है बाय हेलन क्लॉजन, मैंने बहुत अच्छी तरह ये एक्सप्लेन की थी क्लास में, तो दोबारा से याद कर लो। यहाँ सिर्फ एक रिकैप है। जब भी एक मैं कहूँ ईमेल लिखनी है तो आप टू फ्रॉम लिखते हो। टू देखो लिखा है ऑल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, इट्स प्रोबेबली अ ग्रुप।
जो कि ऑनलाइन उन्होंने बनाया हुआ है ग्रुप, और उसी को उन्होंने लिख दिया है। इस तरह के उसमें जब आप में लिखते हो ना, इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखते हो, तो आपका मतलब है इट्स एन ईमेल एड्रेस। फ्रॉम इधर से मिसिंग है, तो फ्रॉम आप लोग लिख सकते हो, फ्रॉम आप लोग लिख सकते हो, जिसमें लिख दो हेलन, और इसी तरह ये इस तरह के ब्रैकेट्स बना दो। फ्रॉम यहाँ पे मिसिंग है, आप फ्रॉम लिख सकते हैं। सीसी चार्ल्स, सीसी का मतलब ये है कि उसने इसको भेजा नहीं है, सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही है, इसको लूप में रखने के लिए, चार्ल्स को लूप में रखने के लिए, क्योंकि चार्ल्स ने इसे कहा था हेलन से कि वो ये रिपोर्ट लिखे, तो उसे उसे जो काम करवाना है वो तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से करवाना है, इसलिए टू में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स लिखे, और चार्ल्स को उसने सिर्फ इन्फॉर्म रखना है, इसलिए उसने नाम उसका सीसी में लिख दिया। इसी तरह इसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है। सो जब भी मैं आपसे कहूँ ईमेल लिखो, टू फ्रॉम, सीसी को आप मिस कर सकते हैं या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जरूरी नहीं है। टू फ्रॉम और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हेलो एवरीवन। ये एक इनफॉर्मल सैल्यूटेशन है, इसको आप फॉर्मल सैल्यूटेशन भी लिख सकते हैं, लाइक डियर मैनेजर्स, ये सैल्यूटेशन भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, और वो वही जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, इसी तरह ईमेल में इसने वही 3 पार्ट्स यहाँ पे भी यूज हुए हैं। और पहले पार्ट में क्या कहता है कि वो मैसेज क्या जो जो वो चाहती है, वो उसने पहले ही पैराग्राफ में बता दिया है। ठीक है, ये उसने पहले ही पैराग्राफ में बता दिया है, टू द पॉइंट तरीके से पहले ही पैराग्राफ में बता दिया है कि आई नीड योर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एडवाइस, यानी आई नीड डेटा फ्रॉम यू। ठीक है, मैनेजर्स को बता दिया है कि मुझे चार्ल्स ने कहा था रिपोर्ट लिखनी है, और मुझे प्लीज अपना डेटा दो। ठीक है, बात यह है कि ये उसने पहले ही पैराग्राफ में बता दी बात। अब बात ये हो गई, ओके ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो पहले ही पैराग्राफ में उसने ये बात बता दी कि मतलब उसको चाहिए क्या। ठीक है, सो ये 3 पार्ट्स थे ना डायरेक्ट रिक्वेस्ट के, में पहले पार्ट इसी तरह इसने यूज किया हुआ है। मैंने क्या बताया था, पहले पार्ट में आपने इधर की उधर की नहीं करनी होती। डायरेक्ट रिक्वेस्ट में जो कि आप रूटीन रिक्वेस्ट के लिए या आप न्यूट्रल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हो, उसमें इधर उधर की बातें नहीं करनी। उसने डायरेक्टली बताया मुझे चार्ल्स ने कहा था, ये मैं आप मुझे डेटा दे दें। दूसरे में उसने उनके लिए आसानी भी पैदा कर दी है कि डेटा देने के लिए मैंने टेम्पलेट बना दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी फाइल सेंड कर दी है, इसको प्लीज थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको फिल कर दें। साथ ही वो उनको बेनिफिट भी बता रही है कि अगर आप ये फाइल फिल करेंगे तो हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो आप लोगों को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी नीड्स को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगी। ये सारी डिटेल्स इसने दे दी। आखिरी पैराग्राफ में आती है डेडलाइन। वो उसने बता दिया है कि भाई ये 13 तक मैंने बोर्ड को प्रेजेंट करनी है, 8 तारीख तक आप मुझे डेटा दे दें, एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। सो अब आप देखो कि कितना क्लियरली उसने ये ईमेल लिखी है। अच्छा, आखिर में आप ये देखें कि ईमेल लिखने वाले का नाम, उसका डेजिग्नेशन, ये उसका डेजिग्नेशन आ गया, हेलन क्लॉजन नाम उसका आ गया, ये उसका डेजिग्नेशन आ गया, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अर्ली एजुकेशन सिस्टम, ये आ गया, और फिर एंड में उसने अपना एड्रेस दे दिया, ये डेनवर वाला एड्रेस दे दिया। सो नेम एंड सेंडर ऑफ द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आ। ठीक है, अब आपने हर ईमेल को इसी तरह लिखना है। गौर से देखें, इसके ऊपर ना कोई सिग्नेचर अलग से की जरूरत है, और ना ही ईमेल जब आप लिख रहे हो तो उस पर आपको डेट देने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज अ वे टू राइट एन ईमेल। अब बिल्कुल मुमकिन है कि मैं आपको डिटेल्स दे दूं कि जी ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो आपने इसी तकरीबन इसी हिसाब से जो है वो ईमेल आपने लिखनी होगी। तो कहाँ सेंडर का नाम जाएगा, कहाँ उसका एड्रेस जाएगा, कहाँ रिसीवर का ईमेल आएगा, वो आपने इसी तरह लिखना होगा। उसमें से आप देखें सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, सही जगह उसको लिख के, और डायरेक्ट आपने चीज यूज की होगी, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले पैराग्राफ में लिखा होगा, डिटेल्स को सेकंड में और डेडलाइन को थर्ड में दिया होगा, तो ये परफेक्ट आंसर होगा। इसलिए इसको उतार लीजिएगा अपने रजिस्टर्स में, और खास तौर पे ये बात नोटिस करें कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सेकंड और थर्ड, ये जो पार्ट्स हमने बताए थे एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट के, ये उसमें बिल्कुल 100% इस तरह फॉलो हुए हैं। अब
दूसरी टाइप मैंने आपको बताई थी, दूसरी टाइप ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट एंड पॉजिटिव मैसेजेस इज व्हाट, आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वेस्ट जो है वो भी रूटीन रिक्वेस्ट उसको समझा जाता है। जब किसी से रिकमेंडेशन लेटर लें तो हमेशा परमिशन आस्क करें। ऊपर से आप अगर खासतौर पे किसी प्रोफेसर से ले रहे हैं तो उनकी मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत है, सो रिमाइंड देम हु यू आर, राइट। एंड इसी तरह यह है कि एंड में वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है रूटीन रिक्वेस्ट के कि आपने जिस बंदे को रिक्वेस्ट लिखवानी है उसकी डिटेल्स एंड में दे दें और डेडलाइन भी एंड पे उसकी जरूर दे दें। तो दैट्स हाउ टू राइट रिकमेंडेशन लेटर व्हिच इज आल्सो अ रूटीन रिक्वेस्ट। यहाँ उसको शॉर्ट करके इन्होंने लिखा हुआ है। More important in this case is an example of how you request recommendation letter. In this case, it is a letter by John Tucker. अब Joanne Tucker, देखो जब लेटर लिखना होता है तो उसमें सबसे पहले, अनलाइक एन ईमेल, उसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, उसमें डेट आती है। अनलाइक एन ईमेल इसमें आपको डेट लिखनी होती है जरूरी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, ये इसको फुल ब्लॉक कहते हैं। अगर ये इस तरफ लिख दो आप लोग उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन सबसे पहले जो है सेंडर का एड्रेस आना चाहिए और डेट आनी चाहिए। लेटर लिखने में हमेशा ऐसा होता है। कई दफा सेंडर जो है वो अपने ईमेल अपने लेटर हेड के ऊपर लेटर लिख रहे होते हैं। इन दैट केस उनको अलग से एड्रेस देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लेटर हेड पे पहले ही लिखा होता है। लेकिन डेट लिखने की हमेशा जरूरत होती है। इवन अगर लेटर हेड के ऊपर लेटर लिखा जा रहा है तब भी उसकी डेट लिखना जरूरी है। यहाँ लिखो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखो के राइट हैंड कॉर्नर पे लिखो, से इतना फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली ये जो पैटर्न आप देख रहे हो उसको फुल ब्लॉक कहते हैं और यूजुअली अमेरिकन ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। अब ब्रिटेन में और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये कई दफा सेमी ब्लॉक के फॉर्म में लिखा जाता है और ये इस तरफ भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेफ्ट हैंड पे लिखो, राइट हैंड पे लिखो, इंपॉर्टेंट ये है कि यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द डेट। ठीक है, इन अ लेटर इफ यू डोंट राइट डेट देन द लेटर इज इनकम्प्लीट। ईमेल में आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लेटर में सेकंड चीज जो आती है वो रिसीवर का एड्रेस है। प्रोफेसर केंटन को वो लेटर लिख रही है जोएन टक्कर, इसलिए यहाँ पे वो उसका कंप्लीट एड्रेस देगी अपने प्रोफेसर का। नेक्स्ट चीज जो है वो प्रोफेसर का एड्रेस होता है। ठीक है, जो आपका सेंडर रिसीवर है उसका एड्रेस होगा, कंप्लीट एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर सैल्यूटेशन यूज करोगे। जैसे पिछले ईमेल में देखा था सैल्यूटेशन वहां पे भी थी, वो इनफॉर्मल सैल्यूटेशन थी। ये बहुत फॉर्मल सैल्यूटेशन है बिकॉज वो वर्ड यूज कर रही है, सेकंड नेम यूज कर रही है यहाँ पे। तो अमेरिकन जब बहुत किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो वो सेकंड नेम ही यूज करते हैं। ब्रिटिशर्स भी, ये तो एक ट्रेडिशन है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की, कि whenever they would really want to give somebody a lot of respect, then they address them by their second name। तो वो उसको सेकंड नेम से, हालांकि उसका अपना नाम लिंडन है, लेकिन वो उस लिखा है उसने डियर प्रोफेसर केंटन, क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट करती है तो इसलिए ये उसने लिखी है। आप और भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड, क्योंकि हम जैसे लोग वो डियर नहीं लिखते, तो हम रिस्पेक्टेड प्रोफेसर केंटन वगैरह या नो वट एवर वो लिख दें, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन कोई ना कोई रिस्पेक्टेबल किस्म का इस तरह का सैल्यूटेशन होना चाहिए, फॉर्मल सैल्यूटेशन होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाए आगे। ये भी एक रूटीन लेटर है, इसलिए उसने पहले ही पैराग्राफ में बता दिया है जोएन टकर ने इस लेटर में कि जी मैंने यहाँ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई किया था, मेरी एटीपी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, और वो कह रहे हैं कि अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर ले, इसलिए मैंने आपसे रिकमेंडेशन लेटर मांगना है। देखिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसने पहले पैराग्राफ में बता दी ना, तो बिल्कुल सही तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। अच्छा, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में वो उनको याद कराएगी कि वो कौन है और डिटेल्स देगी। अब देखें, वो उसको याद करा रही है कि जी मैंने आपसे ये वाला कोर्स पढ़ा था, और साथ थोड़ी सी बटरिंग भी कर रही है कि जी आपने बड़ा ही अच्छा कोर्स मुझे पढ़ाया था। तो जाहिर है वो उसकी एडवांटेज बता रही है ना, पोलाइटली लिख रही है और रिस्पेक्टफुली लिख रही है कि आपने मुझे कोर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, आपकी वजह से मैं
इस फील्ड में आई हूँ, तो ये, लेकिन ये सारी डिटेल शुरू में नहीं वो लिखती, वो ये सेकंड पैराग्राफ में लिखती है, जहाँ पे बॉडी में, जहाँ पे वो उसकी डिटेल्स बताती है। फिर वो लिखती है कि मैं अपना रेज्यूमे अटैच कर रही हूँ, रेज्यूमे, रेज्यूमे, तो ऐसे पढ़ते हैं इस वर्ड को, रेज्यूमे। ये सीवी का एक शॉर्टर वर्जन होता है कि जी मैंने वो अटैच कर दी, ज्यादातर डिटेल्स उसमें लिखती है। फिर इसने कुछ ऐसी डिटेल्स दी हैं जो कुछ उसने रेज्यूमे में भी डेफिनेटली लिखी होंगी, लेकिन वो चीजें लिख रही है कि प्रोफेसर साहब ये जरा चीजें ना हाईलाइट कर दीजिएगा। तो वो देखें, यहाँ पे बॉडी में वो ये सारी डिटेल्स दे रही है और उन डिटेल्स को ज्यादा हाईलाइट कर रही है जिनमें वो चाहती है कि उसके प्रोफेसर उनको ज्यादा अपने रेफरेंस लेटर में लिखें। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ्स में क्या करती है, वो नाम देती है उस बंदी का जिसको के प्रोफेसर साहब ने लिखना है, डिटेल्स देती है ह्यूमन रिसोर्सेज, और साथ डेडलाइन भी देती है कि जी मार्च तक करते। मैंने कहा क्या कहा था, डेडलाइन आप हमेशा आखिरी पैराग्राफ में दें। वो एग्जैक्टली यही कर रही है, उसने ये भी किया। और साथ वो ये लिखती है कि रेज्यूमे तो अटैच किया था, उसने दो चीजें एनक्लोज कर रही है वो, और साथ उसमें दे रही है। और दूसरा वो एक ऑलरेडी एक एनवलप उनको भेज रही है, प्रोफेसर साहब को सिर्फ अपने लेटर लिखना है, एनवलप ऑलरेडी उसने बनाया हुआ है जोएन ने, और वो उनको भेज रही है, और उसके ऊपर मिस ब्लैकमन का उसने एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्री एड्रेस स्टैम्प एनवलप। सी शी इज मेकिंग इट इजियर फॉर द प्रोफेसर टू राइट अ लेटर एंड रिस्पॉन्ड। तो वो कहती है कि जी ये जो है ये मैंने ऑलरेडी भेज लिया, प्लीज 30 तारीख तक इसका जवाब दे दीजिएगा। इस तरह जो उसने ये प्री एड्रेस्ड एनवलप भेजा है, इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि प्रोफेसर साहब ने बस लेटर लिखना है, एनवलप उनके पास है, वो आराम से उसके अंदर डालेंगे और भेज देंगे। तो एक बात। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जाहिर एड्रेस दिया होगा, जब प्रोफेसर साहब अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे, ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेंगे, तो रिसीवर का एड्रेस ऑलरेडी उनके पास है, जाहिर है उन्होंने भी लिखना है ना। तो इसी तरह उसने, अब देखो आखिरी पैराग्राफ में उसने रिस्पेक्टफुली उसको क्लोज कर दिया है, और डेडलाइन आखिरी पैराग्राफ में गिवन है। ये एक और चीज गौर से देख लीजिए एवरीवन, अ लेटर इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ सिग्नेचर। This is not required in the case of an email, but any letter without a signature is incomplete. So in case of a letter, you must write the date and you must write the signature. You don't want to sign, then just write signature, ताकि मुझे पता हो कि आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि सिग्नेचर के बगैर कोई भी जो लेटर है वो इनकम्प्लीट है। और एंड में इसने क्या लिखा है, एनक्लोजर। इसने दो चीजें एनक्लोज की हुई हैं, क्या क्या, एक अपना रेज्यूमे और दूसरा एक प्री एड्रेस्ड एनवलप। तो वो इसने एनक्लोजर्स लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एनक्लोजर। एक दफा हम वर्ड लिखते थे अटैचमेंट भी लिखते थे, दोनों वर्ड्स ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये मत भूलना, ये लेटर का फॉर्मेट है, क्या लेटर का फॉर्मेट होता है, क्या ईमेल का, तो आपको जानना जरूरी है। तो हमने अब ये सेकंड एग्जांपल कर ली किस चीज की, रिकमेंडेशन लेटर की। अब मैंने क्या बताया था कि रूटीन रिक्वेस्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन उसकी एग्जांपल कर ली, ईमेल, फिर हमने ये सेकंड एग्जांपल कर ली रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर, इसकी एग्जांपल भी कर ली। और तीसरी चीज आ गई आपकी, अब हम उसको करने लगे हैं जो आपकी क्लेम्स एंड, तीसरा आपकी चीज आ जाती है क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रूटीन लेटर, ओके, और अ पॉजिटिव लेटर। इस केस में इट्स जस्ट अ रूटीन लेटर। बात यह है कि क्लेम तब किया जाता है जब आप किसी सर्विस से जो है वो डिससेटिस्फाइड हो, तो उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि एडजस्टमेंट कर दी जाए। अच्छा, यूजुअली हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस से डिससेटिस्फाइड है तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो, एज अ प्रोफेशनल और जिसने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, आपने हमेशा रिस्ट्रेंट दिखाना है, और कभी भी आपने जो है कंपनी को बुरा भला नहीं कहना अपने लेटर में, खास तौर पे जब आप लेटर लिखने लगे तो उसमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए।
आराम से आप अपनी कंप्लेंट करें. मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन इन ऑल योर कम्युनिकेशन. सो प्लीज, no matter how angry or frustrated you are, you keep cool, you show restraint. That is the way a professional behaves. And similarly, when you are making a claim, then it is best to use the direct method without being emotional at all. Now, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है जो ईमेल कर रही है लॉरा कोविंगटन. ओके, लॉरा कोविंगटन, शी इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस एंड द नेम ऑफ अ बिजनेस इज यूरोपियन कनेक्शन. अब इसकी उन्होंने दो एग्जांपल्स आपको दी हैं. पहली एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है इनइफेक्टिव, यानी कि रॉन्ग, जो कि गलत तरीके से एक लेटर लिखा हुआ है और ईमेल हुई हुई है. इसमें गलतियां हैं. इस ईमेल को गुस्से में लिखा गया है, फ्रस्ट्रेशन में लिखा गया है, और इस ईमेल के अंदर जो हमने चीजें बताई थी कि एक डायरेक्ट जो है अप्रोच, उसकी 3 पार्ट्स होने चाहिए, उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया गया. और फिर उसके बाद एक इफेक्टिव क्लेम दिया हुआ है कि जी किस तरीके से उसने वो जो 3 पार्ट्स हमने शुरू में बताए थे उनको ही यूज किया हुआ है. अच्छा जी, अब ये याद रखें कि फाइनल एग्जाम में जो आपका पेपर आएगा उसमें मैं ये भी मुमकिन है कि मैं आपको एक इनफेक्टिवली रिटन ईमेल दे दूं और मैं आपसे कहूं कि पॉइंट आउट इसमें गलतियां कौन सी हैं. okay, so that is one way I can ask a question in the final exam. I give you an ineffective message, whether an email or a letter, and I then ask you, you need to point out the mistakes in this routine letter, right? तो अब फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप देख लो ना, ये रूटीन लेटर गुस्से में लिखा हुआ है. ओपनिंग में ही वो एक बड़े इमोशनल टोन में उसने एक ओपनिंग की है, और फैक्ट्स भी सारे के सारे जो कि हमने पढ़ा है कि सेकंड पैराग्राफ में आने चाहिए, वो उसने पहले ही पैराग्राफ में लिखी है. तो दोनों मिस्टेक्स की है, एक इमोशनल टोन यूज की हुई और दूसरी सारे के सारे फैक्ट्स फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिए. सेकंड पैराग्राफ में अगेन वो एक इमोशनल टोन लिखती है कि जी स्मॉल बिजनेसेस आर हेल्पलेस अगेंस्ट बिग कंपनीज, यानी ब्लेम गेम कर रही है ना. तो वो भी गलत है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए. और दूसरा ये है कि वो कॉन्स्टेंटली यही बात कर रही है. मेन जो पॉइंट था वो तो उसने पहले पैराग्राफ में लिख दिया, और आखिरी पैराग्राफ में भी इररेलेवेंट किस्म की बातें कर रही है. कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं बताया जा रहा इस ईमेल में, इसलिए इसको हमने कहा है कि ये इनइफेक्टिव है. अब इफेक्टिव वाली देख लो. इफेक्टिव वाली जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये लॉरा कविंगटन, शी इज द पर्सन कंप्लेंटेंट जो कि प्रोप्राइटर है. यहाँ इन्होंने नहीं लिखा था, मैंने इसीलिए इसको कट करके आपको दोबारा दिखा दिया है. लॉरा कोविंगटन को असूली तौर पे अपना पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना चाहिए एट द एंड. ठीक है, ऑफ द ईमेल. जो सेंडर का एड्रेस होता है वो एट द एंड ऑफ द ईमेल आना चाहिए. इसको उसने टू लिखा हुआ है क्योंकि यूटिलिटी कंपनी इसको लिख रही थी, तो टू में वहां पे लिखा है. फ्रॉम इसमें से मिसिंग है. अगर फ्रॉम आप लिखना चाहोगे तो वो फ्रॉम में आप लिखोगे लॉरा कोविंगटन, और अगेन वो वाला जो मैंने आपको बताया था बना दोगे ब्रैकेट्स इस किस्म की. ठीक है, आपने जब इसको अपने उसमें लिखना है इन योर रजिस्टर, तो इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर फ्रॉम में लॉरा कोविंगटन का नाम लिख दीजिएगा. यहाँ से फ्रॉम मिसिंग है, आप उसको ऐड कर लें. टू यूटिलिटी कंपनी का ईमेल एड्रेस है. फ्रॉम मैंने आपको बता दिया है. सब्जेक्ट उसने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एनर्जी कॉस्ट एनालिसिस, वेरी वेरी क्लियर. अच्छा, फिर उसके बाद अगेन क्लियरली देखें कि उसने यहाँ पे एक सैल्यूटेशन दी हुई है, एक फॉर्मल सैल्यूटेशन दी हुई है, डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वेरी नाइस. एंड देन उसने, आप यहाँ दोबारा देखो कि वही 3 स्टेप अप्रोच यूज की हुई है. पहले पैराग्राफ में वो कोई इमोशनल बात नहीं कर रही, कोई ब्लेम गेम नहीं कर रही. वो सिंपली कह रही है कि जी मेरे बिल ज्यादा आ गया है, मेरे साथ वालों का बिल कम है, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा मीटर जो है वो जरा तेज चल रहा है, प्लीज आप किसी बंदे को भेज के हमारा मीटर चेक करवा दें. फिर सेकंड पैराग्राफ में वो अपनी डिटेल्स देती है कि मैंने अपनी शॉप यहाँ पे किस दिन खोली थी, 2 महीने का बिल आया है साथ वालों से, कितना ज्यादा है, एग्जैक्टली कितना ज्यादा, ये सारी डिटेल्स उसने सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स दी है. थर्ड पैराग्राफ में उसने स्पेसिफिक एक्शन कहा है कि जी आप लोग
एक कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट का रन करते हैं, एक सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, तो मुझे भी ये सर्विस दे दीजिए, और किसी को विद इन दिस वीक डेडलाइन भी दे दी, विद इन दिस वीक भेज दीजिए। एंड एट द एंड, वही जैसे मैंने कहा, ईमेल में एट द एंड हमेशा जो सेंडर होता है उसका एड्रेस होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। तो इसी तरह आपने ये इफेक्टिव वाला जो पार्ट है, इसको आपने अपने रजिस्टर्स में कॉपी करना है। अब मैंने 9th आपको दोबारा से पूरा बता दिया है मॉड्यूल, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू एंड इट राइट नाउ। ये वाला मैं सेशन एंड करने लगी हूँ, और दोबारा से प्लीज ट्यून कर लीजिएगा फॉर द नंबर 10, क्योंकि अभी हमारी क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास भी हमारी है। सो मॉड्यूल 10 मैं आपको अगली क्लास में बताती हूँ। दिस वन मैं इसको करने लगी हूँ एग्जिट, एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट लिंक विद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने इसका ले लिया होगा एक पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली आपके सीआर में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं इसको करने लगी हूँ एग्जिट। ओके, अल्लाह हाफिज।